हेलो स्टूडेंट्स, बिजनेस एड में आपको कुछ डाउट्स आ रहे हैं। तो सबसे पहली बात तो ये कि डिसअलाउड की लिस्ट पढ़ना, अच्छे से देखना उसको, कुछ कॉमन पॉइंट्स है उसमें, वो सब आपको इन क्वेश्चन में देखने को मिलेंगे। मैं समझाता हूं दो चार पॉइंट कुछ आपको। नंबर एक, सब तरह के पर्सनल जितने भी चीजें होती है प्रोप्राइटर के केस में, प्रोप्राइटर्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रोप्राइटर्स हाउस प्रॉपर्टी रेंट, खुद अपने मकान का खुद किराया नहीं लेगा, डिसअलाउड है। यहां एंटिटी कंसेप्ट मत लगा देना कि सर बिजनेसमैन अलग और बिजनेस अलग, नहीं। प्रोप्राइटर अपने लिए ना कैपिटल पर इंटरेस्ट लेगा, न ही वो लोन पर इंटरेस्ट लेगा, न ही वो अपने लिए रेंट लेगा, अपने लिए न सैलरी लेगा, वो अपने लिए कुछ नहीं लेगा। अगर लेगा तो वो पर्सनल होगा, डिसअलाउड। पीएनएल में लाइफ इंश्योरेंस लिखा है, डिसअलाउड क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस पर्सनल होता है। फायर इंश्योरेंस हो तो बात अलग है, वो गुड्स का होता है, इसलिए अलाउड। तो ड्राइंग्स, हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, पर्सनल एक्सपेंसेस, एनी टाइप, डिसअलाउड। ठीक है। ट्रांसफर टू एनी रिजर्व फंड एंड प्रोविजन, डिसअलाउड, क्योंकि रिजर्व एंड फंड एंड प्रोविजन जो होते हैं वो एक्चुअल एक्सपेंडिचर नहीं होते, इसलिए बेड डेट्स प्रोविजन, जनरल रिजर्व, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, ट्रांसफर टू रिजर्व फॉर लॉस, तो सब तरह के रिजर्व जो होते हैं वो एप्रोप्रिएशन होते हैं, वो एक्सपेंडिचर नहीं होते, इसलिए डिसअलाउड। जितने भी तरह के डोनेशन है, चैरिटी है, डिसअलाउड, चाहे वो अप्रूव्ड फंड में ही क्यों ना हो। इंडिया में नेशनल डिफेंस फंड, ऐसे बड़े बड़े फंड बने तो भी डिसअलाउड। अभी कोरोना फंड भी बना हुआ है, तो सब डिसअलाउड, क्योंकि वो बिजनेस एक्सपेंडिचर नहीं है। हाँ, अगर आपने अपने एसोसिएशन, जैसे आपका एसोसिएशन बना हुआ है, एक वीडी क्लॉथ मार्केट एसोसिएशन बना हुआ है, बर्तन व्यापारियों का, उसमें अगर आपने कुछ कंट्रीब्यूशन दिया है तो वो आपके बिजनेस से कनेक्टेड एसोसिएशन है, इसलिए वो अलाउड होगा। अदरवाइज और कोई चैरिटी डोनेशन जो होगी वो डिसअलाउड। ठीक है, किसी को भी दो चाहे आप। और पॉलिटिकल पार्टी वाले तो हमेशा डिसअलाउड है ही। नॉर्मल वे में भी अगर किसी को चैरिटी डोनेशन देते हो तो चैरिटी एंड डोनेशन इज नॉट बिजनेस एक्सपेंडिचर। दूसरे हेड से रिलेटेड एक्सपेंसेस लिखे हो, म्युनिसिपल टैक्सेस लिखा हो मान लो, और इधर क्रेडिट साइड में हाउस प्रॉपर्टी रेंट लिखा है, तो हाउस प्रॉपर्टी रेंट हाउस प्रॉपर्टी रेंट में जाएगा तो उसका म्युनिसिपल टैक्स भी वहां जाएगा ना। हाउसिंग लोन, इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन लिखा तो वो भी आ जाएगा। तो जो दूसरे हेड से रिलेटेड इनकम है वो भी डिसअलाउड, और जो दूसरे हेड के एक्सपेंडिचर है वो भी डिसअलाउड। ठीक है। और बहुत सारे एक्सपेंसेस की वहां पे मैंने लिस्ट दे रखी है। टैक्स के बारे में खास बताता हूं। इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, डायरेक्ट टैक्स माने जाते हैं। डायरेक्ट टैक्स मींस पर्सनल माने जाते हैं, इसका बर्डन आप शिफ्ट नहीं करते हो, पर्सनल होते हैं, इसलिए ये डिसअलाउड होंगे हमेशा। तो इनकम टैक्स डिसअलाउड, वेल्थ टैक्स डिसअलाउड, इनकम टैक्स की पेनल्टी, उसका इंटरेस्ट, उसका रिफंड, सब कुछ डिसअलाउड। लेकिन इनकम टैक्स प्रोसीडिंग करने के लिए मैंने अपने सीए को कंसल्टेंसी फीस दी, अपील फाइल करने की फीस दी, रिटर्न प्रिपेयर करने की फीस दी, प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने की फीस दी। तो ये प्रोसीडिंग एक्सपेंसेस जो होते हैं ये अलाउड होते हैं। इनकम टैक्स, टैक्स का जो अमाउंट जो गवर्नमेंट को टैक्स के नाम से देते हैं वो डिसअलाउड है। तो टैक्स एंड पेनल्टी डिसअलाउड। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्सेस, जीएसटी, एक्साइज, कस्टम, इनकी बात करता हूं तो ये बिजनेस टैक्स माने जाते हैं, ये अलाउड है। ये अलाउड है 43B के हिसाब से, अगर पेमेंट हुआ तो अलाउड, अदरवाइज डिसअलाउड। 43B में पढ़ा था अपन ने। लेकिन और इनको लेट फीस, अगर जैसे आजकल जीएसटी में आपने देखा होगा, लेट जमा करवाते हैं तो 50 रुपए रोज की लेट फीस लगती है, अलाउड है क्योंकि वो बिजनेस से रिलेटेड माना जाता है। लेकिन अगर पेनल्टी फॉर टैक्स एवेजन है, टैक्स एवेजन, कर चोरी करने की पेनल्टी, यानी आपने लॉ को ब्रेक किया, तो ये पेनल्टी अलाउड कैसे हो सकती है? क्या ये बिजनेस एक्सपेंडिचर हो सकता है? नहीं। तो पेनल्टी फाइन फॉर टैक्स एवेजन इज डिसअलाउड, बट पेनल्टी एंड फाइन फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, बिजनेस में मैंने कॉन्ट्रैक्ट लिया, मेरा टेंडर पास हो गया, किसी कारण से मैं परफॉर्म नहीं कर पाया तो मुझे पेनल्टी देना पड़ी, ये बिजनेस से रिलेटेड एक्सपेंसेस है। कॉन्ट्रैक्ट बनते बिगड़ते रहते हैं बिजनेस में, तो ये अलाउड रहेगा। तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अलाउड, बट ब्रीच ऑफ लॉ, पेनल्टी फॉर ब्रीच ऑफ लॉ डिसअलाउड। ठीक है। एनी टाइप ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर, प्लांट, मशीन, फर्नीचर, नो हाउ, पेटेंट, कॉपीराइट, ये सब अगर पीएनएल में डेबिट है तो कैपिटल एक्सपेंडिचर डिसअलाउड होंगे। ओनली देयर डेप्रिसिएशन इज अलाउड। ये भी मैंने क्वेश्चन करवाया भी था, पेटेंट वाला, नो हाउ वाला भी बताया था। ठीक है।
तो ये कुछ कॉमन रूल्स हैं जो कॉमन पॉइंट अक्सर आएंगे आपको क्वेश्चन में, कई जगह देखने को मिलेंगे। और बल्कि मैं तो कहता हूं उस पेज में और 2-4 लाइन छोड़ देना, पूरा पेज छोड़ देना। अगर पूरे चैप्टर में जहां जहां डिसअलाउड आते हैं और आपको लगता है कि इसी को याद रखना पड़ेगा, तो वो वहां पे जाके उस लिस्ट में लिखते जाना, तो लिस्ट आपकी कंप्लीट हो जाएगी। अब डाउट्स बता दूं 2-4। P2 में आप देखेंगे, नहीं P2 तो शायद मैंने करवाया था, सॉरी P2 तो मैंने ही करवाया था आपको। P1 में कोई डाउट? थर्ड पॉइंट, इनकम 4,500 accrued during the previous year is not recorded in the profit and loss। 4,500 की इनकम अक्रूड हुई बट नॉट रिकॉर्डेड इन P&L। तो जो अनरिकॉर्डेड आइटम होती है, अगर वो बिजनेस एड की है, तो मैंने आपको स्टेप में बताया था, आखिरी 2 स्टेप थी एड और लेस की। अलाउड इनकम, अलाउड एक्सपेंसेस विच आर नॉट डेबिटेड क्रेडिट, जो चीज डेबिट क्रेडिट नहीं हुई है उनके बारे में क्या रूल है? अगर वो इनकम बिजनेस एड की है तो ऐड कर दो अलाउड इनकम, तो ये बिजनेस एड की इनकम है, अलाउड ऐड कर दो इसको, क्योंकि लिखी हुई नहीं है। लिखेंगे तो क्या होगा? प्रॉफिट बढ़ेगा, बढ़ा दो। ठीक है। फोर्थ, एक्स पे 6,000 एज प्रीमियम, ये तो एटीसी के काम की चीज है। जनरल एक्सपेंसेस इंक्लूड सो एंड सो 500 given to Mrs. X arranging a party in honor of friend who has recently come from Canada and 1,000 being contribution to political party। तो फ्रेंड के लिए पार्टी देना बिजनेस एक्सपेंडिचर थोड़ी ना है। हाँ, कस्टमर के लिए पार्टी देना बिजनेस एक्सपेंडिचर होता है। तो ये फ्रेंड के लिए पार्टी दी इसलिए डिसअलाउड 500, और 1,000 पॉलिटिकल पार्टी को दिए इसलिए डिसअलाउड। तो 1,000 पॉलिटिकल पार्टी के पहले डिसअलाउड कर देना। और फिर हमने डिडक्शन चैप्टर में पढ़ा था, कंट्रीब्यूशन टू पॉलिटिकल पार्टी 80GGB और 80GGC 100% अलाउड होता है, तो नीचे जाके 80GGBC में आप 100% अलाउड कर दोगे। सॉल्यूशन में देख भी लिया होगा वैसे तो आपने। ठीक है। लोन वॉज फ्रॉम मिसेस एक्स फॉर पेमेंट ऑफ एरियर्स ऑफ इनकम टैक्स। मैंने कहा इनकम टैक्स डिसअलाउड, क्योंकि इनकम टैक्स बिजनेस एक्सपेंडिचर नहीं है, तो उसके लिए लोन लेना भी बिजनेस लोन नहीं, इसलिए वो भी डिसअलाउड। इंटरेस्ट ऑन लोन कौन से अलाउड होंगे? जो आप बिजनेस पर्पस के लिए लोगे, बिजनेस एक्सपेंडिचर के लिए लोगे, बिजनेस एक्सपांशन के लिए लोगे, बिजनेस की मशीनरी के लिए लोगे, बिजनेस के लिए लोन होना चाहिए। जैसे हाउस प्रॉपर्टी में हाउस प्रॉपर्टी का लोन अलाउड था, हाउस प्रॉपर्टी पर खर्च होना चाहिए, ऐसे बिजनेस का लोन बिजनेस पे खर्च होना चाहिए। और इनकम टैक्स बिजनेस एक्सपेंडिचर है ही नहीं, इसलिए इसका लोन भी डिसअलाउड। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने रिलेटिव से लिया, कहीं से भी ले सकते हो। पर्पस देखना लोन का, हमेशा क्या देखना? पर्पस। और कुछ ना लिखा हो तो हम बिजनेस पर्पस अज्यूम करेंगे, बट यहां तो लिख दिया एरियर्स ऑफ इनकम टैक्स, तो इसलिए इंटरेस्ट ऑन लोन जो होगा ऊपर मिसेस एक्स का 42,000 वो डिसअलाउड हुआ होगा। P3 पर आते हैं। P1 में ही क्रेडिट साइड के आइटम बताता हूं मैं। ग्रॉस प्रॉफिट, कमीशन, ब्रोकरेज और रिसिप्ट, ये तो बिजनेस रिसिप्ट है। बेड डेट्स रिकवर अर्लियर अलाउड एज डिडक्शन, मैं बता चुका हूं। अर्लियर अलाउड है मतलब पहले टैक्स नहीं दिया तो अब टैक्स देना है, मींस टैक्सेबल है, तो कुछ भी नहीं करेंगे। इंक्लूड है, इंक्लूड रहने दो। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर तो अदर सोर्स में आता है, तो 25,000 ये अदर इनकम है, इसलिए हटाओ यहां से। कितने? 25 ही हटाएंगे ना, क्योंकि पीएनएल में कितने लिखे? 25, तो 25 हटाएंगे। अब अदर सोर्सेस में जाके कितने लिखोगे? यहां से तो हटा दो। अदर सोर्सेस में ग्रॉस अमाउंट लिखते हैं, तो ग्रॉस अमाउंट भी कितना है? 25,000 ही है, तो 25,000 वहां लिखेंगे। ठीक है। टीडीएस सहित ग्रॉस, सारे हेड में इनकम ग्रॉस होती है, ये बात बताई थी मैंने आपको। इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट विद कंपनी, इसमें भी 13,000, ये भी अदर सोर्स की इनकम है, यहां से हटाओ, माइनस करो, कहां ले जाओ? अदर सोर्सेस में। ठीक। और ये जो टीडीएस का क्या काम आएगा? तो यहां तो आपने ग्रॉस इनकम ली, जो पूरा क्वेश्चन हो जाए टैक्स निकाल लो, एजुकेशन सेस वगैरह सब जोड़ दो, तब ये टीडीएस माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये टीडीएस उन्होंने किया जिन्होंने इंटरेस्ट दिया, लेकिन हमारे ही पेन नंबर में जमा हुआ, तो इसकी क्रेडिट हमें मिलेगी, यानी ये हमारी तरफ से ही भरा हुआ प्रीपेड टैक्स है, तो उतना टैक्स हमें अब डबल से नहीं देना पड़ेगा, तो आखिरी में काम आएगा। फिलहाल इनकम ऑफ ग्रॉस लेना, ठीक है ना। अदर सोर्सेस में 25 और 13,000 लेंगे। बस इसके अलावा मुझे नहीं लगता और कोई डाउट होगा इसमें आपको।
P3 पर आते हैं। P3 में P&L अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखा हुआ है ग्रॉस प्रॉफिट, सन्ड्री रिसिप्ट्स, बेड डेट्स वाला पॉइंट बता दिया, कस्टम ड्यूटी वाला भी बता चुका हूं। गिफ्ट फ्रॉम फादर, गिफ्ट फ्रॉम फादर, तो गिफ्ट फ्रॉम रिलेटिव्स हमने पढ़ा था अदर सोर्सेस में, ये बिजनेस की इनकम नहीं है। तो पहली बात तो जो बिजनेस की नहीं है तो माइनस कर दो, तो इनकम नॉट चार्जेबल अंडर बिजनेस सेट माइनस हो जाएगी। अब अदर सोर्सेस में क्या होगा, तो अदर सोर्सेस में जाएंगे, वहां रूल क्या था, 50,000 से ज्यादा होता है तो टैक्सेबल होता है, और वो भी अदर देन रिलेटिव होता तो, ये तो रिलेटिव से, तो वहां पर भी क्या हो गया, नॉट टैक्सेबल। तो फिलहाल यहां की सोचना कि यहां क्या करना है, वहां की बाद में सोचेंगे, पहले यहां बिजनेस की है क्या, नहीं। कब होता है गिफ्ट बिजनेस का, अगर गिफ्ट फ्रॉम क्लाइंट होता तो ये बिजनेस रिसिप्ट माना जाता, ठीक है। डेबिट साइड में हम देखें तो एंटरटेनमेंट एक्सपेंडिचर, बिजनेस एक्सपेंडिचर होते हैं। एंटरटेनमेंट का मतलब बताया ना, एंटरटेनमेंट मतलब कस्टमर वेलकम एक्सपेंसेस, कस्टमर आया उसको चाय नाश्ता करवाए, तो ये एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस बिजनेस रिलेटेड होते हैं। ऑडिट फीस, लीगल चार्जेस, एक्सटेंशन ऑफ बिल्डिंग, एक्सटेंशन ऑफ बिल्डिंग कम, ये तो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया, डिसअलाउड। डेप्रिशिएशन ऑन प्लांट मशीनरी 23,000, यहां 23 है, नीचे कुछ और होगा तो वो करेंगे। सैलरी टू स्टाफ अलाउड, कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स एम्प्लॉयर्स रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड अनअप्रूव्ड, अनअप्रूव्ड ग्रेच्युटी फंड डिसअलाउड होता है, ठीक है। जीएसटी, जीएसटी के बारे में देखते हैं, नीचे कुछ लिखा हो, प्रोविजन फॉर जीएसटी, तो जीएसटी अलग लिखा है, प्रोविजन फॉर जीएसटी अलग लिखा है, तो जीएसटी ऊपर वाले का मतलब हो गया पेमेंट हो गया, तो ये तो अलाउ, और जीएसटी जो प्रोविजन मींस आउटस्टैंडिंग, तो उस पर 43B लगा देना। इफ पेमेंट ऑन और बिफोर ड्यू डेट देन अलाउड। पेमेंट टू अप्रूव्ड रिसर्च एसोसिएशन फॉर कैरिंग साइंटिफिक रिसर्च, ये बढ़िया बात। एसआर का पॉइंट आया, सेक्शन याद आएगा 35। 19,000 तो लिखे हुए हैं, 19,000 तो लिखे हुए हैं, तो या तो हम ऐसा करें कि 19,000 लिखे रहने दो। अब हमारा क्या रूल है, अप्रूव्ड रिसर्च एसोसिएशन को जब हम देते हैं साइंटिफिक पर्पस के लिए, सोशल के लिए नहीं, सोशल के लिए 100% था, और साइंटिफिक रिसर्च के लिए देते हैं तो 150%। तो 19,000 रुपए का 100% तो माइनस किया हुआ है P&L अकाउंट, यानी जो नेट प्रॉफिट है 582,600, इसमें 100 तो माइनस, 50% और माइनस कर देते हैं, ठीक है। 19,000 का 50% 9,500 और माइनस कर दो, या तो ऐसा या कैसा कि पहले आप एक काम करो, जो P&L अकाउंट में एसआर डेबिट है उसको पूरा पहले डिसअलाउड कर दो। क्या कर दो, डिसअलाउड के लिस्ट में इंक्लूड कर दो, पूरा जीरो पे आ गया। अब जीरो पे आने के बाद फिर नीचे 150% माइनस कर दो, तो 150% कितना हो जाएगा इसका, ठीक है, 28,500। क्लियर, तो भी बात बराबर आएगी। पॉइंट नंबर 1, एज शोन इन P&L अकाउंट 19,000 इज पेड टू रिसर्च एसोसिएशन फॉर पर्पस ऑफ कैरिंग आउट अप्रूव्ड साइंटिफिक रिसर्च इन नेचुरल साइंस बट नॉट रिलेटेड टू बिजनेस ऑफ एक्स। तो अपन ने पढ़ा है वेदर रिलेटेड और नॉट रिलेटेड, अलाउड। बिसाइड्स एक्स परचेज ऑफ प्लांट, बिसाइड्स इसके अलावा एक और बात बोल रहे हैं, प्लांट 30,000 फॉर पर्पस ऑफ कैरिंग ऑन साइंटिफिक रिसर्च रिलेटेड टू हिज बिजनेस। अब उसने खुद ने खरीदी खुद के बिजनेस के लिए, तो पहला वाला पॉइंट लगेगा। असेसी हिमसेल्फ फॉर सेल्फ बिजनेस, वो 100% था। नाइदर कॉस्ट ऑफ प्लांट नॉट डेप्रिसिएशन देयर ऑन इज डेबिटेड इन P, कुछ भी अभी डेबिट नहीं हुआ है, तो इसका मतलब डिसअलाउड कुछ भी नहीं करना, कुछ डेबिट ही नहीं हुआ है। मैं डिसअलाउड कौन से करता हूं, जो P&L में डेबिट हो गए, डेबिट कुछ भी नहीं हुआ, तो ये तो नीचे वाली कैटेगरी में आएगा क्या, कि नॉट डेबिटेड बट अलाउड, अलाउड है ना। तो एसआर एक्सपेंसेस सेक्शन 35 में 100% अलाउड होगा, प्लांट एंड मशीनरी, कैपिटल एक्सपेंडिचर एक्सेप्ट लैंड 30,000 रुपए, तो पूरे 30,000 रुपए आप अलाउड एक्सपेंडिचर में लिख दो, क्योंकि डेबिट कुछ भी नहीं हुआ P&L में, तो हम प्लस कुछ भी नहीं करेंगे, माइनस करेंगे। 100% अलाउड एक्सपेंडिचर, सेक्शन नंबर जरूर लिखना, सेक्शन 35, ठीक है। दूसरा आउट ऑफ बोनस, ये तो 43B है, मैं बता चुका हूं आपको 43B। डेप्रिसिएशन वाला पॉइंट आप जानते हो, पहले P&L वाला डेप्रिसिएशन डिसअलाउड कर देना और ये वाला अलाउड कर देना।
जीएसटी भी 43B में आ जाएगा, ठीक है। लेकिन जीएसटी में लिखा हुआ है तो लेट फीस लिखा है, लेट फीस अलाउड होती है, बट टैक्स एवेडिंग, पेनल्टी फॉर टैक्स एवेडिंग, एवेड करने के लिए, टैक्स चोरी करने के लिए पेनल्टी डिसअलाउड। प्रोविजन फॉर जीएसटी 43B में लेना। सैलरी टू स्टाफ इंक्लूड पेमेंट ऑफ पेंशन 5,000 टू द विडो ऑफ फॉर्मर एम्प्लॉय, ठीक है, ये भी इजी हो जाएगा, इसमें कुछ खास बात नहीं। P4, P4 में क्या है? P4 में हम देखें डेबिट साइड में 274 पेज नंबर पर डेप्रिसिएशन बहुत बार बताया, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, लॉस ऑफ कैश बाय एम्प्लॉय थ्रू एम्बेजलमेंट, चोरी कर ली, बिजनेस लॉस है, गबन बिजनेस में एम्प्लॉय ने किया ना तो बिजनेस एक्सपेंडिचर, बिजनेस लॉस माना जाएगा, अलाउड। अमाउंट ट्रांसफर टू स्पेशल रिजर्व, ट्रांसफर टू एनी रिजर्व is not expenditure, hence disallowed. Expenditure on occasion of Diwali allowed. Interest and legal allowed. Sundry expenses allowed. अब नीचे पॉइंट बहुत सारे, तो पहला पॉइंट क्या है भाई? सैलरी टू स्टाफ इंक्लूड पेमेंट 12,000 आउट ऑफ इंडिया ऑन विच टैक्स हैज नॉट बीन डिडक्टेड एट सोर्स नॉर पेड टू द गवर्नमेंट। तो याद करो सेक्शन 40A3 40A क्लॉज 3, सैलरी टू नॉन रेसिडेंट का स्पेशल रूल था कि अगर आपने उस पर टीडीएस भी नहीं किया और पेमेंट भी नहीं किया, दोनों डिफॉल्ट थे तो डिसअलाउड था। यहाँ दोनों डिफॉल्ट है, आपने इंडिया से बाहर पेमेंट किया और वो भी न तो टीडीएस काटा आपने और न उस पर पेमेंट किया, तो क्या हो जाएगा? ये डिसअलाउड, सेक्शन 40A3। फिर डेप्रिसिएशन, डिप्रेशन के लिए भाई मैं कुछ नहीं बताऊंगा, आपको ब्लॉक कंसेप्ट बता चुका हूं। अगर डिप्रेशन की इतनी डिटेल इंफॉर्मेशन है कि उसके ओपनिंग वैल्यू ये है, परचेज ये है, ट्रांसफर ये है, तो सब करके ब्लॉक कंसेप्ट लगाओ, उस पर जितना डिप्रेशन आता है वो डिप्रेशन अलाउड होगा और पीएनओ वाला डिसअलाउड हो जाएगा। ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस 10,000 बीइंग होटल एक्सपेंडिचर ऑफ एन एम्प्लॉय इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑफिशियल विजिट, ऑफिशियल विजिट अलाउड। एक्सपेंडिचर ऑन ओकेजन ऑफ दिवाली अलाउड। फिर आगे एक्सपेंडिचर इंटरेस्ट इंक्लूड पेमेंट 3,000 आउट ऑफ इंडिया ऑन विच टैक्स हैज नॉट बीन डिडक्टेड। अगेन वही बात, अगर आउट ऑफ इंडिया कोई पेमेंट करते हो तो 40AI आ जाता है। इंटरेस्ट, रॉयल्टी, टेक्निकल सर्विसेज फीस और एनी अदर सम पेड टू नॉन रेसिडेंट और आउटसाइड इंडिया, ठीक है, देन 100% डिसअलाउड। Sundry expenses include expenditure of 1,000 on maintenance of guest house in Delhi. Guest house business का होता है इसलिए allowed. 4,000 being employer's contribution to ESI out of his 600 is paid after the due date. तो after due date अगर देते हैं तो employees contribution कोई सा भी, provident fund, ESI मतलब employees state insurance, कोई सी वेलफेयर फंड में, तो एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन का एक रूल बताया था सेक्शन 36 में। आपको एम्प्लॉयर का तो 43 में बताया था, 43B में। एम्प्लॉइज का बताया था कि अगर आपने उसका पैसा डिडक्ट करके रख लिया, डिपॉजिट नहीं करवाया ड्यू डेट तक, ड्यू डेट भी कौन सी, रिटर्न की नहीं, उस एक्ट की ड्यू डेट, पीएफ है तो पीएफ की ड्यू डेट, तो क्या हो जाता था वो डिसअलाउड, यानी आपकी इनकम मान लिया था। तो यहां तो और क्लियर लिख दिया उन्होंने कि सबमिशन ऑफ रिटर्न तक सबमिट नहीं किया, आफ्टर रिटर्न फाइलिंग, इसका मतलब ये ड्यू डेट तो निकल गई होगी कभी की, तो ये डिसअलाउड हो जाएगा। लीगल एक्सपेंसेस में पेमेंट 4,000 टू बी एन एम्प्लॉय एक्स और फाइलिंग इनकम टैक्स अपील। इनकम टैक्स का पेमेंट नहीं किया, इनकम टैक्स डिसअलाउड, लेकिन इनकम टैक्स प्रोसीडिंग एक्सपेंस सभी मैंने बोले थे अलाउड होते हैं, इसलिए अपील फाइलिंग की फीस। फिर दूसरा है प्रिपरेशन ऑफ रिटर्न, रिटर्न प्रिपेयर करने की फीस, ये भी अलाउड। फाइलिंग ऑफ फीस, गिविंग टैक्स एडवाइस, कंसल्टेंसी फीस, ये भी अलाउड। फिर आगे एक और है चार्टर्ड अकाउंटेंट को फीस दे टैक्स एडवाइस के लिए, वो भी अलाउड। ये चारों अलाउड है, तो अलाउड है तो कुछ भी नहीं करना। डिटरमाइन द इनकम एंड लायबिलिटी फॉर द रिसिप्ट वगैरह, assuming that sundry receipt include 5,000 being amount of endowment insurance policy received from Life Insurance Corporation of India at the time of maturity of policy। जब LIC की मैच्योरिटी पे पेमेंट मिलता है, तो डेथ पर मिले, मैच्योरिटी पर मिले, तो LIC का पेमेंट एग्जेम्प्टेड होता है, वो कहीं भी किसी भी हेड में टैक्सेबल नहीं होता है, ठीक है।
तो जब मिला है 5,000 रुपए वो नॉट टैक्सेबल है, इसलिए माइनस हो जाएगा। इनकम नॉट चार्जेबल, प्रॉफिट भी इंक्लूड है, उसको क्या करेंगे माइनस। और जब हम LIC का पेमेंट करेंगे तो 80C में आता है, तो जब मिला 5,000 वो तो माइनस कर देना, बिकॉज इट इज नॉट टैक्सेबल। और क्या लिखा है, अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड ऑन 5th जून, यानी इसी साल 400 रुपए थी, तो ये 80C में आएगा। बिसाइड्स एक्स हैज FD इंटरेस्ट 240 नॉट गिवन अबव, तो ये आएगा अदर सोर्सेस में। और ही डिपॉजिट 113 PPA ऑफ मिसेस एक्स ऑन 31st मार्च 2020, इसी साल के पहले पहले भर दिया ना, जमा करवा दिया, चाहे मिसेस एक्स केस में करवाया, लेकिन डिपॉजिट तो आपने किया ना, तो जो 80 से डिपॉजिट करवाता है खुद के लिए या मिसेस के लिए, 80C में आता है, तो 1,30,000 ये भी आएंगे PPF में। ठीक है, तो इन सारे क्वेश्चन में आप अदर हेड्स भी करते जाओ और टैक्स भी निकालते जाओ, तो कंप्लीट आपका क्वेश्चन होता चले आएगा। बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी टैक्स की भी। अच्छा है चैप्टर बाद में पढ़ा तो इससे फायदा हुआ इस बार। ठीक है, क्लियर है, समझ में आती है बात। ऐसे ही 5th नंबर भी करना, 6th नंबर भी करना। अभी सब लोग वहां तक नहीं पहुंचे, इसलिए मैं आगे के डाउट्स नहीं बता रहा हूं, कोई मतलब नहीं आगे के डाउट्स बताने से। 7th में करवाऊंगा, है ना। चलिए, अभी आप क्वेश्चन करते रहें। ये मैंने बीच में वीडियो इसलिए बना दिया ताकि आपको जो डाउट आ रहे हैं वो क्लियर हो जाए, तो आगे क्वेश्चन करने में अच्छा लगेगा, जरा ज्यादा कंसेप्ट क्लियर होंगे, वरना आप वही अटकते अटकते क्वेश्चन करोगे। और मैं फिर बोल रहा हूँ, आप पहले थ्रू आउट सारे रूल्स पढ़ के करो और डिसअलाउड की लिस्ट पढ़ के करो, आपको क्वेश्चन बहुत ईजी लगेंगे। पूरे क्वेश्चन में 1 या 2 पॉइंट ज्यादा डाउट नहीं आएंगे। अगर किसी को सब में डाउट आ रहे हैं, मतलब समझ जाओ कहीं ना कहीं प्रोविजंस आपको याद नहीं हुए। ठीक है, थैंक यू सो मच।